कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को भी उन पे भरोसा नहीं होता है। मैं उसी टाइप का एक प्रतापगढ़ वाले थे, इसलिए इनको दिमाग लगाना ही था। शेर की दुम बनने से अच्छा है कि बिल्ली का सर बनूं। मैंने कहा नहीं, मैं शेर की दुम बनूंगा, बिल्ली का सर नहीं। बहुत थोड़ा स्लो चलूंगा, उसके बाद थोड़ा तेज चलूंगा, और लास्ट के जो 6 राउंड होंगे वो तो मैं हेलीकॉप्टर जैसा चलूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी के मजे ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपना एंजॉय कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, दरोगा जी की डायरी के इस तीसरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा लिंक। और आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको देखनी चाहिए, आपको एक जर्नी देखने को मिलेगी। जो हमारे साथी हैं उनको तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी जर्नी याद आने वाली है। और जो नए लोग हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी देखना चाहिए, आपको कुछ न कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, और नहीं भी मिलेगा, खैर मज़ा तो आएगा ही। पिछली वीडियो में मैंने अपना DVPST डन कर लिया था। 13 मई को मेरी DVPST हुई, पास हो गया, घर आ गया। अब घर आने के बाद का क्या सीन था, अब आगे का पड़ाव था रनिंग, और रनिंग में मैं बहुत गंदा हूँ रनिंग में तो फिर अब आई थी रनिंग। अच्छा, जो काम आपको नहीं करना होता है उसके लिए दिमाग आपको कन्विंस कर लेता है। तो मैं 13 तारीख को आया, दौड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे मन ने मुझे कन्विंस किया कि यार देखो, अब इतनी दूर तुम बनारस से आए हो, कम से कम 2-3 दिन तुम आराम करो, कम से कम 3 दिन आराम करो। दौड़ लोगे, बताओ, मान लो तुम अभी दौड़ने चले गए, तुम्हारे सिन पेन हो गया, तब मान लो पैर में फ्रैक्चर आ गया, तब अपने आप को सुरक्षित रखो, दौड़ो मत, कम से कम 3 दिन आराम करो, 3 दिन बाद दौड़ना। और मैंने अपने दिमाग से वो आइडिया लगाया हुआ था कि कम से कम मेरी रनिंग कितनी भी जल्दी होगी, कम से कम 25 मई के आसपास तो होगी ही होगी, उससे पहले किसी भी हाल में नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, 3 दिन आराम कर लेते हैं। अब वो 3 दिन का आराम कैसे 5 दिन में बदल गया पता ही नहीं चला। मेरी नींद खुली 18 तारीख को दोपहर 2-3 बजे के आसपास, जब लिस्ट आ गई कि भैया 19 तारीख से दूसरे फेज की रनिंग चालू है और मेरी रनिंग जो है 21 तारीख को मॉर्निंग में शिफ्ट में थी। भाई साहब, मेरे तो पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये तो ज़्यादा आराम हो गया। अब उसके बाद फिर भागा, कैसे दौड़ूं। फिर मैंने कहा कि चलो 19 तारीख वाली जो रनिंग होगी ये मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ समझ के दौड़ूंगा, यानी करो या मरो, ये वाली दौड़ूंगा, जो होगा देखा जाए। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी 28 मिनट के अंदर 4800 मीटर नहीं दौड़ा। कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, यही हाल मेरे साथ हुआ। 19 तारीख को रनिंग के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया था कि चलो मैं रनिंग मार दूंगा। दोपहर से मुझे सर्दी हो गई, और सर्दी का आप जानते हैं 3 दिन का गेम होता है। 19 तारीख को थोड़ी सर्दी हुई, 20 तारीख को और बढ़ी, और 21 तारीख को अपने चरम पे होने वाली थी। मैंने कहा लो, इतनी प्रॉब्लम्स कम थी जो ये आ गई एक नई प्रॉब्लम फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं भाई, जब मधुमक्खी के छत्ते में सर दे दिया है तो डंक से क्या ही डरना। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं जो भी होता है। उसके बाद फिर आप एक चीज जानते हो, जब आपके पास हथियार नहीं होते हैं तो आप प्लानिंग करते हो, आप रणनीति बनाते हो। वही हाल मेरा था। दौड़ने में तो मैं कमजोर था, तो मैंने कहा कि मैं प्लानिंग करता हूँ और मैं प्लानिंग से अपनी रेस को थोड़ा आसान करूंगा। मैंने थोड़े से आंकड़े देखे जो पिछली रनिंग हुई थी कि कैसे लोग फेल हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि शाम वाली शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे थे, सुबह वाली शिफ्ट में बच्चे कम फेल हो रहे थे, और सुबह की भी पहली शिफ्ट में जो सक्सेस रेशियो था वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बच्चे पास हो रहे थे। मैंने कहा चलो सुबह तो मेरा है ही, यानी थोड़ी सी तो मुझे एडवांटेज मिली हुई है, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से जाके एकदम पहले वाले बैच में पहुंच जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, 5:30 बजे से रनिंग शुरू होनी है, 1 घंटे आधे घंटे पहले बुलाया हुआ 4 बजे से, मैं 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा, 3 बजे पहुंच जाऊंगा ग्राउंड में। 3 बजे तो कोई रहेगा नहीं, 3 बजे जाकर गेट पे बैठूंगा, सबसे आगे लाइन में सबसे आगे वाला बंदा मैं रहूंगा, और तुरंत मैं कहूँगा क्लियर साहब हमको पहले बैच में दौड़ा दो ये मेरे दिमाग की प्लानिंग थी, ये पहली थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लोग चक्कर भूल जा रहे थे। मैंने देखा कि लोग 21-21, 22-22 मिनट में 15 चक्कर, वहाँ क्योंकि बनारस का ग्राउंड 300 मीटर का था तो कम से कम 16 चक्कर आपको मारने थे। लोग 15 चक्कर 21 मिनट में 15 चक्कर मार के खड़े हो जा रहे थे, क्योंकि वो चक्कर नहीं गिन पा रहे थे, राउंड्स नहीं गिन पा रहे थे, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है हर बच्चे की लाइफ में। तो मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम भी सुलझानी होगी। तो मैंने इंस्पेक्टर धर्मराज कवि सर जी हैं, उनका कोई वीडियो देखा था। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि आप हाथ में रबड़ बैंड लगा के जाओ। तो अगर आप रबड़ लगा, आपका जैसे चक्कर पूरा हो, यानी आपको 16 राउंड मारना है, आप 16 रबड़ हाथ में लगा के जाओ। जैसे एक चक्कर पूरा हुआ, एक रबड़ बैंड उठा के फेंक देना, दूसरा पूरा हुआ, दूसरा फेंक देना। जब आपके हाथ में कोई रबड़ नहीं रह जाएगा तो आप ये मान लेना कि आपका चक्कर पूरा हो चुका है। ये आइडिया मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 20 रबड़ ले लेंगे और अपना। तो 20 तारीख को 11 बजे की ट्रेन थी बनारस जाने की। अपना सुबह सुबह आराम से तैयार व्यार होकर बैग पीठ पे लेके फिर से जिम्मेदारियों वाला घर से निकलने लगा। तो पिताजी के आशीर्वाद लिए। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, जाओ अपना आराम से दौड़ना, और चाहे पास हो या फेल हो अपने आप को सुरक्षित रख के दौड़ना। मैंने कहा चलो ठीक है।
माता जी के पास गया। माता जी कुछ ज़्यादा ही चिंता में थी। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी, क्यों इतना परेशान हो? तो वो कह रही है कि बेटा तुम तो बहुत सुकुआर हो, बहुत कमज़ोर हो, पता नहीं तुम्हारी रनिंग निकलेगी भी नहीं निकलेगी। अच्छा, उनको किसी ने ये भी बता दिया था कि जब दौड़ते दौड़ते कोई कुहनी मार देता है तो बच्चे गिर पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर से पूरी रेस कर पूरा मतलब पूरा ग्राउंड उसके पीछे से दौड़ दौड़ के निकल जाता है। तुमने कहा कि अगर कोई मान लो तुम्हें धक्का मारे, तुम जाके किनारे गिरना, कम से कम कोई तुम्हारे ऊपर से ना जाए, इससे ये होगा कि हाथ पैर सलामत लेके घर लौटोगे। मैंने कहा यार हद है यार। यहाँ तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को भी उन पर भरोसा नहीं होता है। मैं उसी टाइप का एक लड़का था कि मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पर भरोसा नहीं था कि ये दौड़ लेगा। तो मैंने कहा यार मम्मी, कम से कम तुम्हें बाहुबली की तरह मुझे इनकरेज करना था कि जाओ बेटा, विजय हो या वीरगति, शान से लौटना, युद्ध करो, रण करो। यहाँ तो घर वाले अलग ही बता रहे हैं कि बेटा अगर कोई कुहनी मारे तो बगल जाके खड़े हो जाना, कम से कम सुरक्षित तो लौटोगे। तो खैर भाई पेरेंट्स हैं, उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा रहता ही है। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो अपना गया, फिर ट्रेन पे बैठा और साजो सामान लेके पहुंच गए बनारस की ट्रेन पे। वहाँ पहुँचे, वहाँ बुआ जी के घर जाना था तो आराम से गए। अच्छा, जब इस दिन मुझे ये महसूस हुआ 20 तारीख की रात को कि हिंदी में पढ़े हुए सारे मुहावरे मेरी जिंदगी में अप्लाई हो रहे हैं। एक और मुहावरा था कोढ़ में खाज होना। एक तो मुझे पहले से ही सर्दी थी और सर्दी भी एक लिमिट में थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि मैं मेडिकल लगा के अपनी रनिंग को 2-4 दिन बाद करवा लूँ। भाई टाइफाइड हो जाए, बड़ा बुखार हो जाए तो ऐसा कर सकते थे। अच्छा, इतनी कम भी नहीं थी कि सांस न फूले, इतनी सर्दी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। बस सिर्फ मुझे ही परेशान करने के लिए पर्याप्त सर्दी पड़ रही थी, पड़ रही मतलब सर्दी थी मुझे। वही सांस फूलते, सर्दी भाई सबका सांस फूलता है। उसमें भी कमाल की बात ये हो गई, बुआ जी ने अपने घर में एसी लगवा रखा था बढ़िया, और वही कमरा मुझे दे दिया। मैंने कहा लो अब सही है। एक तो सर्दी, दूसरे एसी, काम खराब। भाई आधे एक घंटे तो थोड़ा बंदा रहता है एसी में, फिर मुझे समझ में आने लगा ये चीज़ कि नहीं, ये मुझे नुकसान कर रहा है। तो फिर मैंने कहा यार अब इसका मैं क्या करूँ। फिर एक बगल का कमरा पकड़ा, उस कमरे के पंखे बंद कर दिए, एक हल्का सी पतली चादर लिया और उसे ओढ़ के मैं उस कमरे में लेटा। मैंने कहा इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा आज अपने अंदर, इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा इस कमरे में कि सर्दी जल के मर जाएगी। मैंने कहा सर्दी जो हुई होगी अंदर वो इतनी गर्मी करूंगा कि सर्दी गर्मी मिलके बराबर हो जाएगी। और आराम से आंख बंद करके लेटा हुआ था, पसीने से लथपथ था, दिमाग में वही एक गाना चल रहा था, यही रात अंतिम यही रात भारी, बसी का रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो ये गाने चल रहे थे, आंख बंद किए हो तो नींद से तो कोसों दूर थे, नींद तो आनी नहीं थी। बस दिमाग में चल रहा था कैसे दौड़ूंगा, इस राउंड पे मुझे स्पीड यहाँ बढ़ाना है, इस राउंड पे मुझे स्पीड यहाँ बढ़ाना है, इस राउंड पे कैसे करूँगा। कुल मिला के मैंने दिमाग में रखा हुआ था कि शुरुआती 5 राउंड जो है बहुत थोड़ा स्लो चलूँगा, उसके बाद थोड़ा तेज चलूँगा, और लास्ट के जो 6 राउंड होंगे वो तो मैं हेलीकॉप्टर जैसा चलूँगा। मतलब 14 में पहुँच गया तो अंतिम 2 तो मैं बहुत तेज दौड़ लूँगा। अपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन मैं कर रहा था। झपकी आई होगी, मुझे लग रहा है कि एक आध झपकी आई, 2:30 बजे नींद खुल गई, अलार्म लगाया हुआ था। जैसे अलार्म बजा तुरंत उठ गए अपना फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किया, चने बादाम भिगोए हुए थे तो 2-2 मुट्ठी उसको खाए। उसके बाद तैयार, फूफा जी ने ले जाके ग्राउंड पे छोड़ दिया। जब ग्राउंड पे पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ही अकेला बुद्धिमान नहीं हूँ इस धरती पे। इस भर्ती में एक से बढ़ के एक बुद्धिमान भरे पड़े हुए हैं। यानी मैंने ही वो कैलकुलेशंस नहीं की है कि पहले शिफ्ट के पहले बैच के बच्चे सबसे ज़्यादा पास होते हैं। ये सारे दरोगा वो कैलकुलेशन करके बैठे थे भैया। गेट के बाहर कम से कम 150 लोग लाइन लगा के पड़े हुए थे। मैं पहुंचते देखा, मैंने कहा यार ये तो 3 बजे आने का क्या मतलब हुआ, इस हिसाब से मुझे 1 बजे आना था। मैंने कहा भाई साहब आप लोग यही सोए हुए थे क्या यार? यही पड़े हुए हो। तो किसी तरह से जाके बैठा, मैंने कहा चलो अब तो जो है जो होना है हो ही जाएगा, दूसरी बैच में दौड़ लेंगे। अच्छा, उस दिन प्रतापगढ़ जिले वाले की दौड़ थी, मेरे जिले वाले सारे बच्चे गए हुए थे, और क्योंकि प्रतापगढ़ वाले थे इसलिए इनको दिमाग लगाना ही था। इनमें से एक सियाना आदमी उठा, वो 150 लोगों में से जो 150वें नंबर पे था वो उठ के चला गया, एक और नई लाइन बना के खड़ा हो गया। तो जो 75 बच्चे थे बीच के वो उसके पीछे जाके खड़े हो गए। अब 2 लाइन हो गई वहाँ पे 75-75 की। फिर उसमें से भी एक ने और दिमाग लगाया, वो जाके एक और लाइन बना लिया गेट पे। अब 3 लाइन हो गई 50-50 की। मैंने कहा अब सही है, कम से कम 50 बच्चे के ही पीछे रहूंगा तो ठीक रहेगा। और वहाँ वो लोग मना कर रहे थे भाई एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, पर बच्चे हैं सुनते कहाँ हैं। तो उन्होंने अपना गेट खोला, कहा जाओ भैया अंदर जाओ, वहीं जो लाइन उन्हें लगाना है वो लाइन लगा लेना। तो अंदर हमको ले गया, हम लोग अपने आप सब अंदर गए, आईडी कार्ड आधार कार्ड ये देख के अंदर छोड़ रहे थे। अपना पहुंचे अंदर, तो अंदर जाके देखा तो एक टीन शेड टाइप में बना हुआ था, टीन शेड टाइप में था, उसी में अपना सभी को जमीन पे बिठा रहे थे अपना लाइन से। कहते हैं कि भैया शेर की दुम बनने से अच्छा है कि बिल्ली का सर बनूं। मैंने कहा नहीं,
मैं शेर की दुम बनूंगा, बिल्ली का सर नहीं बनूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं पहुंचा था तो मैं तीसरी लाइन में सबसे आगे खड़ा, मतलब दूसरी लाइन में सबसे आगे खड़ा होता। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं पहली लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यार अगर वो बांटना शुरू करेंगे चेस्ट वाला तो पहली लाइन को तो पूरा देंगे तभी दूसरे में शुरू करेंगे, तो मैं पीछे रहूंगा तो मिल ही जाएगा। मेरे पीछे एक दो जो बुद्धिमान ज़्यादा चालाक बंदे थे वो फटाफट जाके आगे खड़े हो गए, मैं पीछे कोने में धीरे से बैठ गया जाके कि चलो भैया जब ये बांटेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। तो मैं आराम से गया। जाने के बाद जब चेस्ट नंबर जो था वो बांट रहे थे, चेस्ट नंबर मुझे मिल गया। चेस्ट नंबर मिलने का मतलब था कि पहले बैच में मेरा होना ही होना है। उसके बाद हम लोग गए, कंपनी के कर्मचारी बैठे हुए थे, उन्होंने अपना आराम से बायोमेट्रिक वगैरह किया। बायोमेट्रिक करवा के फिर वहाँ बगल में एक लाइन लगवाते थे, लाइन से बिठा देते थे, क्योंकि जब वो 100 लोगों का बैच पूरा हो जाता तो फिर वो लेके जाते, क्या बोलते हैं उसे, एक मतलब पीटीआई साहब लेके ग्राउंड में जाते। मैं जाके बैठ गया। मैंने अपना नी कैप लगाया हुआ था बढ़िया सा, मुंह का जेल लिया हुआ था, रगड़ रहा था मुंह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पूरी बॉडी में इतना स्प्रे कर लिया कि थोड़ी देर बाद मुझे लगा मेरे घुटने सुन्न में हो जाए, इतना स्प्रे कर रहा था। अब इससे आगे रनिंग की जो कहानी है वो मैं इस वीडियो के अगले वीडियो में बताऊंगा, इस सीरीज के अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं अखिल से मिल चुका था DVPST में, वो यहाँ दोबारा मिला, उससे क्या बात हुई वो बात छोड़ो। एक बंदा इस बार मुझे ऐसा मिला, आपने फिल्मों में देखा होगा कि दो हीरो एक दूसरे को पार करते हैं और वो ना वो इसको पहचानता है ना वो उसको पहचानता है और बाद में दोनों पक्के यार बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई फिल्मों में। भाई तब हीरो तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, लेकिन उस दिन इस भर्ती के 2 यूट्यूबर एक दूसरे से टकराए। उस दिन इस भर्ती के 2 यूट्यूबर एक दूसरे से टकराए, लेकिन मैंने उस बंदे का चेहरा तक नहीं देखा। उसने मुझसे मूव मांगा कि भैया मूव दो, मैंने उसको मूव दिया, वो मूव मार के निकल गया। मैं भी दौड़ गया, मैं रनिंग पास होकर अपने घर चला गया, वो रनिंग पास होकर अपने घर चला गया। बाद में जब वो फेमस हुआ वीडियो से, मैं फेमस हुआ अपने वीडियो से, फिर उसने मेरा फेस देखा, तब जाके उसने मुझे बताया यार आप तो मेरे साथ रनिंग में थे, मैं वही बंदा हूँ जिसने आपसे मूव मांगा था। मैंने कहा यार देखो यार किस्मत क्या क्या खेल खेलती है, मतलब देखो मतलब हद है। वो बंदा कौन था अगले वीडियो में बताते हैं। ये होती है किस्मत की खेल।